चर्चित कोल घोटाला मामला आपको याद होगा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को तगड़ा झटका लगा। दरअसल कर्नाटक पुलिस ने उसमें वो शेड्यूल ऑफेंस हटा दिए हैं जिस वजह से ईडी को कारोबारी सूर्यकांत तिवारी पर मामला दर्ज करने का अवसर मिला। कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी की कार्रवाई हुई। कर्नाटक पुलिस की जिस एफआईआर पर यह आधारित थी, उस मामले में कर्नाटक पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। यह एफआईआर आयकर विभाग के अधिकारियों ने दर्ज कराई। अब कानून के जानकर खासकर बचाव पक्ष का यह दावा है कि शेड्यूल ऑफेंस हटता है तो कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों के रिहा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बता दें कि ईडी जिस पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, उसके लिए एफआईआर शेड्यूल ऑफेंस का होना जरूरी होता है। यानी ईडी ने कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में जिस एफआईआर को कार्रवाई का आधार बनाया था, वो एफआईआर कर्नाटक में दर्ज थी। दूसरी तरफ कुछ विधि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि बीते पखवाड़े को अगर देखा जाए तो स्पेशल कोर्ट में ईडी ने कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में कोर्ट में परिवाद पेश किया। उसे स्पेशल कोर्ट ने पंजीबद्ध किया, जिससे अब ये मामला पेचीदा हो गया। इसलिए ईडी के केस से राहत मुश्किल है। कोयला घोटाले मामले में सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सीएम के उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई, कोल व्यवसायी सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें से सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, जबकि सौम्या चौरसिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अब इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिजवी का यही मानना है कि इस शेड्यूल ऑफेंस के हट जाने से राहत मिलना तय है और आने वाले हफ्ते में ये राहत मिल जाएगी। तो ईडी को तगड़ा झटका लगा। कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी की कार्रवाई हुई। कर्नाटक पुलिस की जिस एफआईआर पर आधारित थी, उस मामले में कर्नाटक पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। तो शेड्यूल ऑफेंस हटा। कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की अधिवक्ताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अब हो सकता है कि उन सभी आरोपियों के रिहा होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएं। तो ईडी जिस पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, उसके तहत आपको बता दें कि किसी भी परिवाद का होना या एफआईआर होना जरूरी होता है और यह भी जरूरी होता है कि परिवाद या फिर एफआईआर में शेड्यूल ऑफेंसेस हो, यानी कि वो धाराएं हो जिस पर ईडी संज्ञान ले सके। अब ईडी किसी भी धारा पर संज्ञान तब तक नहीं ले सकती है। ईडी ने कोयला घोटाला, अवैध वसूली मामले में जिस एफआईआर को कार्रवाई का आधार बनाया, यानी बेस बनाया था उसको एफआईआर को, वो एफआईआर कर्नाटक में दर्ज थी। अब जैसे ही कर्नाटक में सरकार बदली, यानी कांग्रेस की सरकार आई, इसके बाद चार्जशीट पेश कर दी गई है पुलिस की तरफ से। उसमें वो शेड्यूल धाराएं थी जिसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की। विधि विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं यदि शेड्यूल ऑफेंस हट गया तो ईडी की कार्रवाई की जो आधिकारिकता है वो शून्य हो जाएगी। और इस मामले में बचाव पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, यानी कि फैजल रिजवी, वो ये कह रहे हैं कि शेड्यूल ऑफेंस के हट जाने से अब राहत मिलनी तय है, यानी अब राहत उनकी मिल सकती है, यानी आने वाले हफ्ते में ये राहत मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये मामला उतना भी आसान नहीं है। अब विधि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जितना माना जा रहा है, क्योंकि पिछले बीते पखवाड़े अगर देखे जाएं तो स्पेशल कोर्ट में ईडी ने कोयला घोटाला, अवैध वसूली मामले में परिवाद कोर्ट में पेश किया और उसे स्पेशल कोर्ट ने पंजीबद्ध किया और अब ये मामला पेचीदा हो चुका है। यानी संभावना बढ़ रही है कि जमानत मिले, लेकिन कुछ विधि विशेषज्ञ इसे केवल संभावना ही मान रहे हैं, यानी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। और यह भी दावा है कि ईडी के केस से राहत नहीं मिलेगी। तो कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई थी सूर्यकांत तिवारी की। कई ऐसे व्यवसायी का नाम शामिल था, कई आईएएस में शामिल रहे हैं। अभी तक क्या क्या हाईकोर्ट में हुआ वो आपको हम बताते चलते हैं कि इस मामले में जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज की थी। हाईकोर्ट में सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो कौन सी धारा हटी है? कर्नाटक के बेंगलुरु के काड्डूगुडू के व्हाइटफील्ड थाने में एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी 384 शामिल थी, लेकिन जब कर्नाटक सर पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया तो ये धाराएं हटा दी गई। ये वही धाराएं थी जिसके बाद एफआईआर में होने से ईडी ने मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लिया था और उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब ईडी को झटका लग चुका है,
क्योंकि कोयला घोटाले और अवैध वसूली मामले में ईडी की कार्रवाई। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से बात करें, ईडी ने पहले तवज्जो दी, केस रजिस्टर्ड हुआ, धाराएं आखिरकार हटा क्यों दी गई हैं कर्नाटक सरकार की तरफ से? क्या पीछे की वजह नजर आ रही? जी देखिए, ईडी कोई भी मामला जो दर्ज करती है उसके पीछे की दो वजह रहती है। पहले तो पुलिस में जो एफआईआर होती है या ईडी के द्वारा जो परिवाद दायर किया जाता है उसके आधार पर ही ईडी केस की विवेचना आगे करती है। और इसी प्रकार से जो है कर्नाटक पुलिस ने पिछले वर्ष जो है एफआईआर दर्ज किया था कोल परिवहन घोटाले में, और इसके बाद जो है इस मामले की विवेचना शुरू हुई थी, जिसमें जो है करोड़ों के हवाला का लेन देन की बात सामने उजागर हुई। इसके बाद जो है ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था, और इस मामले के बाद जो है ईडी ने जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई उसके आधार पर जो है ईडी ने छत्तीसगढ़ से कई लोगों की गिरफ्तारियां की थी, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, और सभी अभी न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद है। और इसके बाद जो है अब जो है कर्नाटक पुलिस ने इसी मामले में जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें धारा 120 बी जो कि आपराधिक षड्यंत्र है, और साथ ही साथ जो है धारा 384 एक्सटॉर्शन की जो धारा है, उन दोनों धारा को हटाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। और इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो दोनों गंभीर धाराएं यदि पुलिस ने हटाने के लिए कोर्ट में आवेदन दे दिया है, तो इस आधार पर जो अभियुक्त बनाए गए थे ईडी के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं अब जो है राहत मिल सकती है, और आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि सभी आरोपियों को अब जमानत मिल सकती है। तो मनोज, ये तो कह रहे हैं विधि विशेषज्ञ की संभावना ही है, हो सकता है मामला इतना जितना आसान दिख रहा है वो इतना आसान ना हो। लेकिन अब अगला कदम ईडी का क्या होगा? ईडी क्या कर सकती है, क्योंकि ईडी के पास अब ना ही कोई धाराएं रहेंगी ना कुछ रहेगा? जी निश्चित रूप से पूरा जो यह मामला है कोर्ट में, और कोर्ट के ऊपर ही रहता है कि किसी भी मामले पर किस प्रकार से फैसला देना है। सारे जो तथ्य रहते हैं कोर्ट के समक्ष आते हैं, और इसके आधार पर ही कोर्ट फैसला लेती है। दूसरी ओर बात करें हम ईडी की, तो ईडी ने जो है पूरा मामले का जो इन्वेस्टिगेशन किया था, कर्नाटक पुलिस की जो एफआईआर थी उसके आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई थी। कहीं ना कहीं जो है ईडी को भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक पुलिस ने दोनों धाराओं को रिमूव करने के लिए कोर्ट में जो आवेदन दिया है, इससे कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक मुश्किल बढ़ सकती है। अब ईडी को जो है नए तथ्य नए सिरे से जांच करने होंगे, साथ ही साथ कोर्ट को भी इससे अवगत कराना होगा, ताकि ईडी अपना पक्ष जो है कोर्ट में मजबूती से रख सके। तो मजबूती से रख पाए, और अब देखना होगा किस एंगल से ईडी जांच करती है। लेकिन वजह जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई मनोज, वो वजह क्या है? क्या समझा जाए कि अचानक से जब सरकार बदलती है वहां पर और उसके बाद धाराएं हट जाती हैं? निश्चित रूप से वहां प्रारंभिक रूप से जो तथ्य पुलिस के सामने आते, कर्नाटक पुलिस के सामने आते, उसके आधार पर यह पूरी एफआईआर दर्ज हुई थी, और इसके आधार पर ही पुलिस ने यह बताया था, कर्नाटक पुलिस ने तब यह बताया था कि काफी मात्रा में। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या होता है। आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।